हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रो राटा का। ज्यादातर बच्चों को डर लगता है प्रो राटा, भूत थोड़े ही है, नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। प्रो राटा के अंदर कुछ है ही नहीं, बस छोटी छोटी सी मिस्टेक जो आप कर देते हो उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को नहीं करना है। इस क्लास के अंदर हम समझेंगे प्रो राटा के क्वेश्चन को किस तरह से इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो इस क्लास को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए हुए देखना बेटा, क्योंकि देखो अब मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझा रही हूँ तो जो क्लास है वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप स्किप मत करना, बहुत ध्यान से समझना। आज के बाद ये प्रोराटा का जो भूत आपके माइंड के अंदर है वो निकल जाएगा। बहुत सिंपल होता है, होता ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो स्किप करके भाग मत जाना। इस क्लास के अंदर हम दो एडजस्टमेंट भी करेंगे। जो शेयर होल्डर्स थे, दो शेयर होल्डर्स थे जिनको कुछ अलॉटेड थे या जिन्होंने कितना अप्लाइड किया था, उनके बदले में हमें कुछ पैसा मिला है और फिर उनके शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं। तो कितना पैसा हम प्रोराटा में यूज करेंगे, कितना पैसा फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, किस तरह से कैलकुलेशन होंगी, वो सारी चीजें इस क्लास के अंदर हम करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए इस क्लास को लास्ट तक देखना। इस क्लास में वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके सीयूईटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए तो आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। और साथ ही साथ वो सारे पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में या सीयूईटी में एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन के नाम पे पूछे जाते हैं, तो वो सारे ही पॉइंट्स आपको यहाँ जानने को मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, और ये क्वेश्चन ना बेटा मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से करो। जैसे कि एक क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, वॉट एवर द नेम इज, ठीक है। ए लिमिटेड ने जो इशूड कैपिटल है, ए लिमिटेड ने कुछ शेयर्स इशू किए हैं। इशूड कैपिटल जो है 1 लाख शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, जिसमें 3 रुपए एप्लीकेशन पे आने हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पे आने हैं और 4 रुपए कॉल के फॉर्म में आने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब हम प्रोराटा कर रहे हैं ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो हुआ है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम पे आ गए हैं 1,60,000 शेयर्स के पैसे, ठीक है। मतलब कि कंपनी ने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स और पैसा कितने शेयर्स का आ गया है, 1,60,000 शेयर्स का। तो 60,000 शेयर्स का पैसा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। तो पहले तो आप यहीं पे मिस्टेक करते हो। 60,000 का कितना पैसा आ गया है, सिर्फ एप्लीकेशन का। यहाँ पे कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, टोटल 10 रुपए नहीं आए हैं, सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपए 60,000 शेयर्स के आ गए हैं। तो 60,000 शेयर्स के 3 रुपए के अकॉर्डिंग 1,80,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया है आपके पास, ठीक है। अब उसको कैसे सेटल करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10,000 शेयर्स का पैसा जो है रिफंड कर देना है, 10,000 शेयर्स का पैसा लौटा देना है। तो अब यहाँ पे आपके पास 50,000 शेयर्स का पैसा एडजस्ट करना है। बाकी का एक्सेस मनी जो है ट्रांसफर करनी है टुवर्ड्स कॉल। मतलब कि आपको यूजुअली सेकेंड मिस्टेक आप यहाँ पे करते हो, आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये जो पैसा है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, ये कहाँ तक एडजस्ट करना है। जैसे अगर आपसे बोला गया है कि अलॉटमेंट पे बाउंस हो रही है पेमेंट और उसको आपको आगे फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट करना है, या एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, इस तरह का एक स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब है ये जो एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा आ गया है पैसा, उसको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। उसके बाद में भी अगर पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको रिफंड कर देना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह का सेंटेंस दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि एक्सेस मनी ट्रांसफर टुवर्ड्स कॉल, मतलब कि अगर एक्स्ट्रा है पैसा तो उसको कॉल तक एडजस्ट करते हुए जाना है, लौटाना नहीं है। तो आपको एक यहाँ पे भी ध्यान देना होता है कि पैसा कहाँ तक एडजस्ट करना है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि कॉल तक एडजस्ट करना है, करते रहना है, लास्ट में जाके देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है विभा, एक कैंडिडेट है या एक शेयर होल्डर है जिसको आपने शेयर्स इशू कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसको जो शेयर्स दिए गए हैं वो किस नाम से आपको बताए जा रहे हैं। इसको अलॉटेड बताए जा रहे हैं, अलॉटेड 500 या फिर अप्लाइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है क्योंकि इनसे पैसा कितना रिसीव हो रखा है कंपनी को वो इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है अलॉटेड 500 शेयर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसको 500 शेयर्स अलॉटेड है और केस तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है, मतलब उसने अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना, तो अप्लाइड शेयर्स उसके ज्यादा हैं, उसको अलॉटेड 500 है, तो यहां से उसके अप्लाइड शेयर्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि उसने आपको पैसा दे कितना रखा है। ठीक है, दूसरे केस में ये जो मोनिका है इसने अप्लाई कर रखा था 1500 शेयर्स के लिए, तो इसके अप्लाइड 1500 शेयर्स हैं, तो जितने अप्लाई किए थे, अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना, तो जितने अप्लाई किए थे उतने शेयर तो नहीं मिले होंगे इसको कम मिले होंगे, लेकिन इसने पैसा दे रखा है हमें, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है ना इसने, तो 3 रुपए तो तभी दे दिए उसने, तो 1500 का 3 रुपए के अकॉर्डिंग इसने पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है, और फिर आगे चल के ये बाउंस कर रही है, इसके भी शेयर को फोरफीट किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के अंदर कि शेयर जो है वो फोरफीट कब हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट हो रहा है या उसको लास्ट तक लेके जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लास्ट में जाके फोरफीट हो रहा है, तो वहां पे भी आपको ध्यान देना है। और फाइनली उस शेयर को फिर री इशू किया जा रहा है मोहित को, और एट फुली पेड अप 9 रुपीज में फुली पेड अप के अकॉर्डिंग री इशू किए जा रहे हैं सारे शेयर। तो यहाँ पे अगेन आपको ध्यान देना है कि 9 रुपए आ रहे हैं, इन शेयर्स को जब री इशू किया जाएगा, किसी और को दिए जाएंगे ये शेयर, तो वहां से 9 रुपए आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी है फुली पेड अप। अगर बेटा यहाँ पे ये शेयर्स फुली पेड अप का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 9 रुपए हैं, कब री इशू के टाइम पे जो है 4 फीचर का पैसा यूज होता है, कब यहाँ पे प्रीमियम की एंट्री आ जाती है, इस तरह की पॉइंट्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये वीडियो, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए डाली गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगेन हमारी हर क्लास के अंदर हर वो पॉइंट कवर होता है जो आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर इस पैसे को आपको फर्स्ट कॉल तक, एक ही कॉल हो रही है तो कॉल तक एडजस्ट करना है, सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट नहीं करना है, आगे तक लेके जाना है। दूसरा जो विभा है जिससे शेयर्स फोरफीट किए गए हैं, छीने गए हैं, उसमें उसको जो अलॉटेड शेयर्स थे 500 शेयर्स उसके अलॉटेड थे, तो उससे पहले हमें ये निकालना है कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था और कितने का पैसा उसने हमें दे रखा है। नेक्स्ट मोनिका जो है जिसने अप्लाई 1500 शेयर्स के लिए किया था, तो उसको अलॉटेड कितने हैं, तो कितना पैसा उसने हमें दे रखा, कितना पैसा हम उसका आगे यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन और ये दोनों ही शेयर्स जो हैं किस किस स्टेज पे फोरफीट होंगे, उस स्टेज पे 4 फीचर की एंट्री हमें डालनी है। ठीक है, एंड देन हमारे जितने भी शेयर्स हैं उनको री इशू किया जा रहा है, किस रेट से किया जा रहा है, और फुली पेड अप की हमें यहाँ पे कैलकुलेशन देनी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अब बेटा देखो, फर्स्ट एंट्री तो वही एप्लीकेशन की ही होगी। एप्लीकेशन की एंट्री जानते हो ना क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही करते आ रहे हो ना। अब तक तो आपको ये एंट्रीज रट गई होंगी, तो फटाफट से कर दो। एप्लीकेशन की एंट्री में पहले बैंक की एंट्री होती है, तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितना पैसा आएगा, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ गया है
आपका 3 रुपए के अकॉर्डिंग 1,60,000 शेयर्स का पैसा आ गया है। तो 1,60,000 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4,80,000 रुपीज आ गए हैं। बेटा मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख सकती हूँ, आप लोग नहीं लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ और आपको एग्जाम में पास होने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए लिखना है। तो आपको कंप्लीटली लिखना है, इस तरह से शॉर्ट में आपको नहीं लिखना है। प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, उस टाइम पे चलेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है शॉर्ट में। एग्जाम में आपको प्रॉपर लिखना है, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000 प्रॉपर 0 लगा के, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप जो पैसा आया था, एप्लीकेशन की ही सेकेंड एंट्री होगी ना, तो एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री क्या होगी, इस वाले पैसे को क्या था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, यहां पे भी कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। शेयर कैपिटल में सिर्फ उतना ही शेयर्स का पैसा जाएगा जितना कंपनी ने इशू किए थे। कंपनी ने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स के 3 रुपए शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर होंगे। बाकी का पैसा एक्स्ट्रा है और उसका ट्रीटमेंट जैसे भी क्वेश्चन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास शेयर कैपिटल में तो 1 लाख शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 480 रिसीव हुआ था, तो 3 लाख तो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया एप्लीकेशन के नाम का। बाकी का बचा हुआ 180 का क्या करना है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 शेयर्स के पैसे को रिफंड कर देना है। तो रिफंड की एंट्री आप किस तरह से डालते हो बेटा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक कर देते हो ना, बैंक फुर। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 10,000 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग जो पैसा आया था वो पैसा आपने वापस भेज दिया, रिफंड कर दिया, सॉरी कर दी, आपको हम शेयर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और बेटा ये जो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ अलग अलग, वो आपको क्लियरली समझ में आए इसलिए लिख रही हूँ कि ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, ये 30,000 कहाँ से आए, ये 3 लाख रुपए कहाँ से आए, इसलिए आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ये क्लियरली पता है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और आपको डायरेक्टली ही लिखना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो लिख सकते हो, काटेगा कोई नहीं, लेकिन क्यों अननेसेसरी अपने 2 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, जब आपको क्लियरली वो वैल्यू पता है कि इतनी वैल्यू आनी है तो डायरेक्टली लिखो। मुझे तो आप सबको समझाना है इसलिए मुझे ये सारा करना है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। जैसे कि 10,000 शेयर्स के 3 रुपए के अकॉर्डिंग 30,000 आए। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि पैसा एडजस्ट कितना होगा। अब बेटा देखना 480 आया था, 330 एडजस्ट हो गया, 330 यूज हो गया, है ना, मतलब कि आपने कैलकुलेट कर लिया कि 3 लाख तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, 30,000 जो है रिफंड कर दिए, तो बचा हुआ क्या 1,50,000 क्वेश्चन कह रहा है कि उसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ एप्लीकेशन के बाद एडजस्टमेंट कहाँ होगी, अलॉटमेंट में ना, तो यहाँ पे आप यूज करिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का बचा हुआ जितना भी पैसा था, अगर आप देखते हो तो 50,000 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग पैसा एडजस्ट हुआ है। 1,60,000 का आया था, 1 लाख शेयर का पैसा जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, 10,000 शेयर्स का पैसा रिफंड हो गया, तो बचे कितने 50,000 शेयर्स। तो 50,000 शेयर्स का पैसा एडजस्ट हो जाएगा, किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो ये 50,000 शेयर्स का पैसा ऑलरेडी आया हुआ है, इसको अब हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे या दोबारा इसका पैसा नहीं आएगा। तो जब भी अलॉटमेंट का टोटल पैसा आएगा उसमें ये 1,50,000 कम आएंगे। चलिए अब एप्लीकेशन की तो दोनों एंट्री हो गई हमारी, अब हम बढ़ते हैं अलॉटमेंट की तरफ। और अलॉटमेंट की क्या एंट्री होती है, पहले हम ड्यू करेंगे। क्या करोगे, यहाँ पे
अब जब एप्लीकेशन की एंट्री हुई थी तो पहले पैसा आया था, इसलिए बैंक की एंट्री पहले हुई थी। लेकिन जब अलॉटमेंट की होगी तो वहां पे पैसा बाद में आएगा। पहले आप कॉल करोगे, ड्यू करोगे, लोगों को बताओगे, शेयर होल्डर्स को बताओगे कि इतनी डेट तक पैसे डिपॉजिट कर दो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पहले पैसा जो है ड्यू होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यू वाली एंट्री, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कोई प्रीमियम पे तो इशू हो नहीं रहा है शेयर, अभी तो हम एट पार पे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना पैसा आना चाहिए था, 1 लाख शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपए आने चाहिए थे। डायरेक्टली लिख दिया है मैंने, समझ में आ गया। 1 लाख शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग, अलॉटमेंट की कॉल 3 रुपए की हो रही है ना, तो 3 रुपए के अकॉर्डिंग जो है 3 लाख रुपए आने चाहिए थे। तो ये तो ड्यू हुआ है। अब बेटा कई बच्चे जो है यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि 150 तो पहले से ही आ गया, फिर हमने यहाँ पे 3 लाख पूरा पैसा क्यों मंगाया। यहाँ पे हम पूरा ही पैसा ड्यू दिखाते हैं, ड्यू कर रहे हो, क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ था, ये अभी अलग आपने अलॉटमेंट के एडवांस के तौर पे अलग रखा हुआ है। अब उसको सेटल यहाँ पे करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाओगे कि 150 जो आना था वो तो हो गया सेटल। अब बचे हुए 150 का हिसाब आप नेक्स्ट एंट्री के अंदर दे दोगे, बैंक वाली एंट्री में। क्लियर हो गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां पे आप लोग मिस्टेक करते हो। तो ये जो पैसा हमारे पास आ गया है, ठीक है आ गया, लेकिन जब हम ड्यू करेंगे तो पूरा अमाउंट ड्यू करेंगे। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहां पे हमें यहाँ पे पूरा पैसा ड्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन होती है जब शेयर फॉरफीट हो चुका है। उस पॉइंट को भी हम आगे कवर करेंगे। तो आप दोनों के अंदर डिफरेंस समझना कि कब हमें यहाँ पे पूरा पैसा दिखाना है और कब नहीं दिखाना है। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। मेनली क्या रहता है, टू अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हम अगर कोई बाउंस नहीं हुआ होता तो 1.5 लाख ऊपर आ गए थे, 1.5 लाख की एंट्री यहाँ पे दिखा देते, 150 की एंट्री यहाँ दिखा देते। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि अलॉटमेंट पे ही है ये विभा मैम, जिन्होंने बाउंस कर दिया पैसा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इन्होंने, तो इनका कॉल इन अरियर होगा, क्या होगा, कितना पैसा इन्होंने दे रखा है, उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है इसलिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इन्होंने पैसा कितना दे रखा है हमें। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे समझ लेते हैं विभा, ठीक है। अब विभान को अलॉटेड थे कितने शेयर्स, 500 शेयर्स अलॉटेड थे। अलॉटेड तो अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा ना, और जब अप्लाइड शेयर निकालना होता है तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, टोटल अप्लाइड शेयर्स न्यूमरेटर के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू जितने भी शेयर्स उसको अलॉट किए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जरा, अप्लाइड हमारे पास कितने थे, लोगों ने 160 के लिए अप्लाई किया था, 160। तो 160 आप यहाँ पे रख दोगे न्यूमरेटर में, पूरा 160 रख दोगे, नहीं, यहाँ पे अगेन आप मिस्टेक करते हो, पूरा 160 नहीं रखना है। 160 में से 10,000 तो रिफंड हो चुका ना, तो फिर अब अप्लाइड कितना बचा, 10,000 को तो हम बाय बाय कर चुके हैं, तो 150 बचाना टोटल अप्लाइड। यहाँ कैलकुलेशन में आप मिस्टेक करते हो, तो यहाँ पे बेटा 1,50,000 लिखा जाएगा, ना कि 1,60,000, ठीक है। और अप्लाइड निकाल रहे हैं इसलिए अप्लाइड की वैल्यू ऊपर होगी और अलॉटेड, टोटल अलॉटेड शेयर्स की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और टोटल उसको 500 अलॉट हो रखे थे वो वैल्यू हम वहां पे रख देंगे। काट दो। अब यहाँ पे ये 4040 से गई, ठीक है, ये यहाँ पे चला गया, देन आपके पास कितना आ गया, 750 शेयर्स इसके अप्लाइड थे, मतलब कि विभा ने 750 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा था। तो बेटा पैसा भी तो इसने 750 शेयर्स का ही दे रखा होगा, है ना। तो इसने पैसा कितना दे रखा था,
कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 750 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन का ही तो दिया था, पूरे कॉल का थोड़ी दिया था, पूरे शेयर की फेस वैल्यू थोड़ी दी थी, 3 रुपए। तो यहाँ पे इसने हमें पैसा दे रखा था 2250 रुपीज। ठीक है, इसने कंपनी को टोटल पैसा कितना दे रखा था 2250। ठीक है, 2250 इसने दे रखा था। अब इसका एप्लीकेशन पे एडजस्ट कितना रहा हुआ होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे इसको अलॉटेड तो 500 ही थे ना, तो पैसा तो एप्लीकेशन का पैसा 500 का ही तो कटेगा, बाकी तो आगे एडजस्ट होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन के टाइम पे 500 शेयर्स का 3 रुपए जो है डिडक्ट किया जाएगा, तो 1500 डिडक्ट कर दिया, तो बचा कितना 750 बचा। 750 रुपीज इसके एक्सेस हैं, बचे हुए हैं जो अलॉटमेंट पे काम आएंगे। अब अलॉटमेंट पे इसका कितना पैसा, अब क्योंकि हमें यहाँ पे कॉल इन अरियर की एंट्री दिखानी है, तो उसके लिए ही तो कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा बचा हुआ है जो इसका कॉल इन अरियर में पेंडिंग है। तो अलॉटमेंट पे फिर से 500 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, तो 1500 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है 750 ही। 750 आया तो कुछ भी नहीं है ना, 750 भी पुराना वाला था जो उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया था, है ना, तो वो हमने एडजस्ट कर दिए। अभी भी इसके 750 रुपीज जो हैं वो पेंडिंग हैं, और इस पेंडिंग वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे इस पेंडिंग वैल्यू को कॉल्स इन अरियर के नाम पे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना 750 रुपीज डाल देंगे। अब देखो बेटा, अलॉटमेंट में आना कितना था 3 लाख ड्यू हुआ था, लेकिन 150 पहले से आया हुआ था, इसलिए अब 1,50,000 ही आना था, उसमें से 750 रुपीज पेंडिंग हो गए। ठीक है, कॉल्स इन अरियर में चले गए, तो यहाँ पे कितना आया होगा 1,49,250 रुपीज ही बैंक के अंदर आया होगा। क्लियर है? ये एंट्री समझ में आ गई। अलॉटमेंट का 3 लाख ड्यू किया था, लेकिन 1.5 लाख रुपए पहले से ही हमारे पास आया हुआ था, तो वो हमने सेटल कर दिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, हमें यहाँ पे बचे हुए 150 का हिसाब देना है। 150 में से हमने कैलकुलेट किया कि एक विभा जो शेयर होल्डर थी उसके 750 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे पेंडिंग हैं, अभी तक आए नहीं हैं, कॉल्स इन अरियर के अंदर चले गए हैं। तो जब 1,50,000 में से 750 ड्यू रह गए हैं या पेंडिंग रह गए हैं, तो बचे हुए बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया 1,49,250। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की 2 एंट्री। क्लियर हो गया बेटा? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो 500 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाई है और इमीडिएटली उसके शेयर को फोरफीट किया जा रहा है, इमीडिएटली उसके शेयर को छीन लिया जा रहा है। तो अब हम फोर फीचर की एंट्री यहीं पे करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे 4 फीचर की, हम यहाँ पे डाल देते हैं। हमारे 4 फीचर की एंट्री क्या होती है बताओ जरा। तो हमारे पास यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account and to calls in arrear account, इस तरह से करके हम एंट्री डाल देते हैं। तो हमारे पास शेयर कैपिटल का कितना पैसा आ जाना चाहिए था, ये अगेन वो पॉइंट है जहां पे आप लोग मिस्टेक करते हो। अब यहाँ पे कितना पैसा आ जाना चाहिए था बेटा, ये शेयर कैपिटल कब छिन रहा है, ये शेयर्स कब छिन रहे हैं, कब फोरफीट हो रहे हैं, जस्ट अलॉटमेंट के बाद। कितने शेयर्स, यहाँ पे 500 शेयर्स हैं जिनको छीना जा रहा है, और अब तक इस स्टेज तक इन शेयर्स के 6 रुपए आ जाने चाहिए थे। तो हम यहाँ पे वही वैल्यू लिखते हैं। आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो, कंफ्यूज रहते हो कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है,
क्लियर हो गया? तो 6 रुपए यहाँ तक आपके आ जाने चाहिए थे। 6 रुपए के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हिसाब देना है। अब इसमें से 750 रुपीज तो आपके कॉल्स इन अरियर के पेंडिंग है, तो बाकी बचे हुए कितना आ जाना चाहिए था? 3000 आ जाना चाहिए था ना, 506 के अकॉर्डिंग। तो 3000 आने चाहिए थे, जिसमें से आपके 750 पेंडिंग है। तो इसका मतलब है 2250 इसके पहले से आए हुए हैं। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया? 250 ये क्या था? 2250 ही तो दे रखा था उसने, तो वो पैसा हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम एट पार पे कर रहे हैं, अभी प्रीमियम का यहाँ पे एक भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जब प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे प्रीमियम के पैसे को हटा देते हैं, प्रीमियम के पैसे को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, दिखाते ही नहीं है 4 फीचर के अंदर के प्रीमियम भी मिला था हमें। क्लियर? तो अब ये हमारी 4 फीचर की एंट्री हो गई है, और ये 4 फीट किसका हुआ है? ये हुआ है विभा के शेयर्स 4 फीट हुए हैं। अब इसके बाद में हम कॉल की एंट्री करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी कॉल की एंट्री पे, और कॉल की एंट्री क्या रहेगी? ये तो हमारी 5th एंट्री 4 फीचर की हो गई। 6th एंट्री आ जाते हैं कॉल की, और कॉल होनी है 4 रुपए के अकॉर्डिंग 1 लाख शेयर्स की। तो अगेन यहाँ भी पहले हम ड्यू करेंगे, बाद में पैसा आएगा। तो ड्यू करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया था शेयर, अब यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब बताओ जरा, यहाँ पे हम कितने शेयर्स का पैसा ड्यू करेंगे? यहाँ पे अगेन आप मिस्टेक करते हो। तो यहाँ पे जब पहले ही हमारे 500 शेयर्स 4 फीट हो चुके हैं ना बेटा, तो अब हम यहाँ पे कितने बचे? 1 लाख में से 500 शेयर्स 4 फीट हो चुके हैं, तो 99,500 बचे। 99,500 शेयर्स का 4 रुपए के अकॉर्डिंग पैसा आना है ड्यू। देखो एक सिचुएशन ये थी कि हमने पूरा का पूरा ड्यू किया था, अलॉटमेंट के टाइम पे 1.5 लाख रुपए हमारे पास पहले से आ गया था, उसके बावजूद हमने यहाँ पे पूरा दिखाया था, ये पूरा ड्यू किया था। यहाँ कैलकुलेशन में हमने 150 का हिसाब दिया था, लेकिन ड्यू पूरा किया था। ठीक है, अब ये वो सिचुएशन है जहां पे हम पूरा ड्यू नहीं कर सकते, क्योंकि 500 शेयर्स तो कंपनी के पास वापस आ गए। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस होता है जहां पे हम पूरा शेयर शो करते हैं, ड्यू करते हैं, और यहाँ पे हम पूरा शेयर ड्यू नहीं करते, पूरा पैसा ड्यू नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स छीन चुके हैं। तो अब कंपनी, अब पब्लिक के हाथ में शेयर्स ही इतने 500 तो वापस कंपनी के पास आ चुके हैं, तो हम पूरे 1 लाख शेयर्स के लिए ड्यू नहीं कर सकते हैं कॉल। तो हमारे पास अब यहाँ पे कितना पैसा आ जाएगा? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख के अकॉर्डिंग हमारा पैसा आना था 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में से 500 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए नहीं आया है, तो कितना रहेगा तुम्हारा? 3,98,000 रुपीज हमारे यहाँ पे ड्यू कर दिए गए हैं। 3,98,000। ठीक है, क्योंकि कितना रह गया आपका? 500 शेयर्स का 4 रुपए के अकॉर्डिंग नहीं आया, बस नहीं मंगा रहे, वो शेयर्स वापस आ चुके हैं। तो आपका 2000 रुपए के शेयर्स जो हैं वापस आ चुके हैं, आपके पास ही हैं, उनको तो आप कॉल नहीं कर सकते। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पैसा आएगा कितना। अगेन एंट्री क्या रहेगी? वही बैंक अकाउंट। ठीक है, और बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा फिर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। एक और दीदी बैठी हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, बाउंस कर गई हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं इन्होंने कितना पैसा दे रखा है। मोनिका है, उसने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स के लिए, तो 1500 शेयर्स की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके देख लेते हैं बेटा। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मोनिका की, इसको अप्लाइड कितने हैं? अप्लाइड शेयर्स हैं 1500, तो इनके क्या निकालने हैं हमें? अलॉटेड शेयर्स, है ना बेटा। जिनका अप्लाइड शेयर्स दे रखा है उनका अलॉटेड शेयर निकालना है। कैलकुलेशन तभी हो पाएगी क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू चाहिए, अलॉटेड की भी, अप्लाइड की भी। और जिनका अलॉटेड दे रखा है उनका अप्लाइड निकालना है।
चलिए, तो इनका तो अप्लाइड दे रखा है, अलॉटेड निकालो। तो अलॉटेड शेयर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अलॉटेड शेयर्स अगेन, क्योंकि अलॉटेड निकालने हैं इसलिए अलॉटेड वाले शेयर्स, टोटल अलॉटेड ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएंगे और टोटल अप्लाइड नीचे आ जाएंगे। तो अलॉटेड आपके कितने हैं, 1 लाख शेयर्स टोटल, और टोटल अप्लाइड कितने हैं, 160 नहीं 150, क्योंकि 10,000 रिफंड हो गए थे, इनटू इनको टोटल कितना अलॉट किया गया था, इन्होंने टोटल कितना अप्लाई किया था 1500। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारी जो है ये हो गया 2 जीरो इससे कट गए, तो पता चला 1000 शेयर्स दिए गए हैं दीदी को। ठीक है, अप्लाई कितने के लिए किया था, 1500 शेयर्स के लिए, और दिए कितने गए हैं, अलॉटेड कितने हैं, 1000 शेयर्स अलॉटेड है। तो अब जो कैलकुलेशन होगी वो इनके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो पैसा कितना दे रखा था दीदी ने हमें पैसा दे रखा था आपका 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 3 रुपए के अकॉर्डिंग 4500 दे रखा था, 4500 दे रखा था। ठीक है, तो 45 के अंदर हमने एडजस्ट कितना किया एप्लीकेशन पे, क्योंकि शेयर्स तो 1000 ही मिले हैं ना, तो 1000 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग 3000 रुपए तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। अभी भी कितना पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है, 1500 एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, देन अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो गया, 1000 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग 3000 यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, अब इसने अलॉटमेंट पे तो फेल हुई नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे जो 1500 और पेंडिंग था वो भी उसने दे दिया। तो इसने फिर से हमें कितना पैसा दे दिया है, जब इससे कॉल की गई है तो इसने फिर से हमें 1500 दे दिया है, मतलब कि 3000 रुपए उसका सेटल हो गया। अब इसका कुछ भी बाउंस नहीं है। डन, तो अलॉटमेंट तक इसका हिसाब क्लियर है। डन, अब पॉइंट आता है कि जब इसका क्लियर है तो हमने इतनी कैलकुलेशन क्यों करी, हमें कैसे पता चलेगा बेटा इसका क्लियर था, तो वो तो कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा ना। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि इसका अलॉटमेंट तक तो हिसाब क्लियर था, कॉल पे आके बाउंस कर रही है दीदी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा आ जाना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल अकाउंट के अंदर आना चाहिए था 3,98,000, क्योंकि टोटल 4 थे, 500 शेयर्स का पैसा हमने मंगाया नहीं, तो 398 में से अब इसका कितना पेंडिंग है, कितना पैसा आना था, 1000 शेयर्स का कॉल के टाइम पे कितना पैसा आना था, 1000 शेयर्स का 4 रुपए के अकॉर्डिंग आना था, जो कि ड्यू है, जो कि इसने पे नहीं किया है। तो यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितना 4000 रुपीज ड्यू हो गए, 398 में से 4000 ड्यू हो गए, तो कितना पैसा आया है, 3,94,000 ही आया है। ठीक है, समझ में आ गया, 4000 रुपीज यहाँ पे कॉल्स इन अरियर के अंदर चले गए, क्योंकि इसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही था, एक्स्ट्रा में अलॉटमेंट का भी दे दिया, पहले से 1500 अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा बच रहे थे और 1500 इसने बाद में पे कर दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या बोला है कि ये कॉल्स पे बाउंस कर रही है, तो कॉल पे बाउंस करेगी, उससे पहले इसकी क्लियर है सारी पेमेंट। ठीक है बेटा, तो ये आपकी 2 एंट्री हो गई कॉल की। अब पता चल रहा है आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट कॉल पे फेल हो गई और शेयर को छीन लिया गया है, तो फॉर फ्यूचर दोबारा हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो एंट्री भी दोबारा करोगे। ठीक है, तो अगेन हम फॉर फ्यूचर की एंट्री डाल देते हैं। फॉर फ्यूचर की एंट्री अब क्या रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर्स अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब बेटा बताओ जरा, शेयर कैपिटल की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, अगेन जिस स्टेज पे आके छिन रहे हैं शेयर, उन शेयर्स की कितना पैसा अब तक आ जाना चाहिए था, वो शेयर थे 1000 और उनका अब तक
पूरा 10 रुपए आ जाना चाहिए था, पूरा का पूरा 10 रुपए आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या नहीं आया, जो कॉल का पैसा था वो नहीं आया। 10,000 आ जाना चाहिए था, 10 में से 4 आए नहीं है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के आए हुए हैं बस 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, तो इसका मतलब है 6,000 रुपए इसका आया हुआ है। समझ आ गया? 4 फीचर के अंदर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो इस वैल्यू के अंदर होती है। शेयर कैपिटल में वैल्यू क्या लिखें? अब क्लियर है? समझ में आ गया? अब 4 फीचर हो गया, क्वेश्चन हमारा जो है एंट्रीज हो गई, हमारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट हमारे हो गए हैं। अब जो मेन है एंट्री री इशू की, तो री इशू करके देख लेते हैं। ठीक है, तो री इशू होगा क्या? अब हम यहाँ पे री इशू की एंट्री कर देते हैं। री इशू की एंट्री किस तरह से करते हैं बेटा? जैसे हमारा पहले बैंक टू शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग पैसा आया था, सेम वही एंट्री री इशू की होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना, एट ₹9 फुली पेड, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप जो शेयर इशू कर रहे हो, और कितने शेयर इशू कर रहे हो इस पे भी ध्यान देना, ऑल शेयर, सारे शेयर इशू कर रहे हो। मतलब कि 1000 शेयर्स तो मोनिका के थे और विभा के 500, तो टोटल 1500 शेयर्स इशू कर रहे हो। तो टोटल 1500 शेयर्स को 9 रुपए के अकॉर्डिंग आप किसी दूसरे बंदे को, जिसका नाम मोहित है, उसको सेल कर रहे हो। ठीक है, अब वहां से उस बंदे ने आपको सिर्फ 9 ही रुपए दिए पर शेयर, और आपको कैलकुलेशन करनी है फुली पेड अप के अकॉर्डिंग। इसका मीनिंग ये होता है। तो फुली पेड अप है 10 रुपए, वहां से आया है 9 रुपए, तो 1 रुपए कहां से यूज करोगे? 1 रुपए ये जो पैसा आपका यहां से था ना, देखो क्या था, ये एक तो इसका 6,000 आपके पास आ गया है कंपनी के पास, और इसका जो है 2250 रुपीज आ गया है। तो ये पैसा अब कंपनी का है, कंपनी वापस नहीं करेगी। तो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा इनकम है। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं। हम कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? हम 1500 शेयर्स री इशू कर रहे हैं। कितने के अकॉर्डिंग? 10 के अकॉर्डिंग। समझ आया? आप यहाँ पे ध्यान देना कि आप 1500 शेयर्स, 1000 शेयर्स मोनिका के, 500 शेयर्स विभा के, टोटल ऑल शेयर्स री इशू कर रहे हो। ठीक है, जबकि बैंक में कितना पैसा आया है इन 1500 शेयर्स का? 9 रुपए के अकॉर्डिंग। मतलब कि आपका 13,500। आना कितना चाहिए था? पूरे 15,000 आने थे, आए हैं 13,500। तो बाकी के बचे हुए 1 रुपए के अकॉर्डिंग 1500 शेयर का पैसा कहाँ से आएगा? ये फोरफिएटेड शेयर से आएगा। उसको डेबिट करोगे कितना? 1500 का 1 रुपए, मतलब कि 1500 रुपए वहां से एडजस्ट होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया। 9 रुपए के अकॉर्डिंग शेयर इशू किया गया है। फुली पेड अप का आपको हिसाब देना है, तो एंट्री इस तरह से करोगे। फुली पेड अप 1500 शेयर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री डालनी है, जबकि मोहित से आपके पास 9 ही रुपए मिले हैं। तो 1 रुपए जो है, ये जो फोरफिएटेड पैसा है ना, फोरफिएटेड, इस पैसे में से वो 1500 रुपए आप एडजस्ट कर दोगे। क्लियर हो गया? तो ये एंट्री आपकी 4 फीचर की है, ये एंट्री आपकी री इशू की है। अब री इशू हो गया, क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आप कैपिटल रिजर्व की एंट्री डालोगे। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री कैसे डलेगी? अब बेटा, कैपिटल रिजर्व के अंदर, कैपिटल रिजर्व होता क्या है? कंपनी की इनकम। अब जब कंपनी की इनकम हुई है, तो इसको आप एक अलग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करोगे, जिसका नाम कैपिटल रिजर्व है। जो भी फोरफिटेड शेयर्स थे, उन लोगों ने पैसा दिया ना आपको,
अब जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, शेयर्स तो अपनी जगह पे रीइशू हो गया, शेयर्स तो अपनी जगह पे चल रहा है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आ गया है, जिसको हमने लौटाया नहीं है शेयर होल्डर्स को, वो अब हमारा पैसा है, कंपनी का पैसा है। तो उस पैसे को हम एक अकाउंट के अंदर अलग ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या रहती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप पहले ये बताइए कितना पैसा हमारे पास बचा था। 22, 50 तो हमने विवाह से लिए थे, मतलब आए हुए थे, और 6000 उसमें आए हुए थे, तो हमारे पास टोटल 8250 रुपए आया हुआ है, राइट। हमारे पास कितना पैसा आया हुआ है, 8250 रुपए। क्लियर हो गया। 6000 इसके, 2250 इसके, जिसमें से 1500 रुपए तो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए रीइशू के टाइम पे। तो हमारे पास कितना बचा, तो फाइनली हमारे पास 6750 बचा हुआ है, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एंट्री क्या हो जाएगी कैपिटल रिजर्व की, forfeited shares account debit to capital reserve account। और कितना पैसा, 6750 रुपीज हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। और अब हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आप सारा ये कैलकुलेशन करने के बाद में अगर कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं डालोगे तो वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। वो कंप्लीट तभी होगा जब आप इसकी एंट्री करोगे। तो होपफुली ये सारी कैलकुलेशंस आपको समझ में आई होंगी। था इसके अंदर कुछ, प्रोराटा में कुछ नहीं होता है, बच्चे बिना वजह ही डर के बैठे हुए होते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है बस, और सारा क्वेश्चन अपने आप ही होता चला जाता है। सब कुछ तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, उसके अकॉर्डिंग बस कैलकुलेशन करते जाओ। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो आएगा ही आपका। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। कीप शेयरिंग। थैंक यू।